Hello बच्चों, let's see the question and the question says that A. Anemia, B. Angina pectoris, C. Atherosclerosis, D. Hypertension, E. Heart failure, F. Erythroblastosis fetalis. Briefly describe about them. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर जाके ऊपर में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। देखो बच्चों, क्या लिखना है हमें। एनीमिया क्या है? एनीमिया इज द एनीमिया क्या है? एनीमिया एनीमिया क्या है? एनीमिया इज द डिक्रीज इन एनीमिया इज द डिक्रीज इन एनीमिया इज द डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी। एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी का नंबर डिक्रीज होता है। एनीमिया इज द डिक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी देन द नॉर्मल अमाउंट। देन किसके? देन द नॉर्मल अमाउंट। देन द नॉर्मल नॉर्मल अमाउंट। एनीमिया में आरबीसी का डिक्रीज होता है नॉर्मल अमाउंट से, ठीक है। तो ऑल्सो ऑल्सो क्या होता है? ऑल्सो ड्यू टू लेस क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑल्सो ड्यू टू एज बिकॉज आरबीसी का नंबर घट रहा है तो हीमोग्लोबिन का नंबर भी घटेगा ना, क्योंकि आरबीसी क्या होता है? हीमोग्लोबिन का बैग। तो ऑल्सो ड्यू टू लेस क्वांटिटी ऑफ hemoglobin also due to less quantity of hemoglobin than the normal value then the normal value से अगर लेस क्वांटिटी हो जा रहा है नॉर्मल वैल्यू, देन also due to less quantity of the hemoglobin than the normal value, this disorder is occur। मतलब क्या हुआ? नॉर्मली हमारे बॉडी पे जितना आरबीसी होता है उससे कम आरबीसी बन जा रहा है एनीमिया के थ्रू। और क्या होएगा? एज बिकॉज आरबीसी घट जा रहा है तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी क्या हो जाएगा? नॉर्मल से घट जाएगा, इसीलिए एनीमिया डिसऑर्डर होता है। अभी दूसरे चीजों में क्या बात करने वाले हैं बच्चों? दूसरे में हम क्या बात करेंगे? देखो बी लिख के देखो। बी में हम क्या बात करेंगे? एंजीना पेक्टोरिस के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे। क्या? एंजीना पेक्टोरिस। अच्छे से देखो बच्चों, सब कुछ समझ में आएगा, ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आने वाला हो। देखो बच्चों ध्यान रखो, क्या है? एंजिनोपेक्टोरिस ऑकर्स। एंजिनोपेक्टोरिस कब होता है? एंजाइना पेक्टोरिस ऑकर्स व्हेन ऑकर्स अच्छे से लिखो, ध्यान से लिखो। ऑकर्स when there is a blockage, occurs when there is blockage of coronary artery। there is blockage of किसमें blockage है? blockage of किसमें? coronary artery। and so that sufficient oxygen cannot be delivered, oxygen cannot be delivered to heart muscle, cannot be delivered to कहाँ? delivered to heart muscle, so that muscle pain occurs, resulting in क्या रिजल्ट करेगा? मसल पेन होएगा, फियर आएगा, एंजाइटी आएगा, वॉमिटिंग आएगा, ये सब कुछ आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। अब देखो बच्चों दूसरे चीजों में बात करेंगे। अभी दूसरा पॉइंट लगा के दूसरे चीजों में बात करो। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? बेसिकली अगर आपने एक आर्टरी को ड्रॉ किया, मान लो ये आपका एक आर्टरी है, ठीक है, ये आपका एक आर्टरी है, और मान लो ये आर्टरी का आधा वाला जो लूमेन है, आधा से ज्यादा लूमेन जो है वो किससे जम चुका है? वो कोलेस्ट्रॉल से। किससे जम चुका है? वो बिल्कुल आपके कोलेस्ट्रॉल, आपके फैटी टिश्यूज हो गए, आपके कैल्शियम हो गए, इन सब से क्या हो गया? ये सब कुछ वहां पे एक्यूमुलेट हो चुका है, आपके आर्टरी पे क्या हो चुका है? एक्यूमुलेट हो चुका है। तो ये सब कुछ एक्यूमुलेट होने की वजह से जो आर्टरी लूमेन साइज डिक्रीज हो गया। आर्टरी लूमेन साइज क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। आर्टरी लूमेन साइज डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ? जब हाई ब्लड फ्लो, इफ हाई ब्लड फ्लो विल ऑकर, high blood flow will occur, it will lead क्या लीड करेगा? ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। it will lead to increase the blood pressure, the blood pressure, and उसके साथ साथ क्या करेगा? उसके साथ साथ and also
break down the arterial wall and also broke or break down the artery wall down the artery wall। तो अगर आर्टरी का वॉल ब्रेकडाउन हो जाएगा तो ये क्या करेगा, सीरियस इलनेस कॉज करवा सकते हैं, सीरियस इलनेस कॉज करवा सकते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हो ये पूरा जो पोर्शन है आपका कोलेस्ट्रॉल, फैटी टिश्यू और कैल्शियम से भर चुका है। सिर्फ इतना सा ही पोर्शन खाली है जहां से आपका ब्लड फ्लो हो सकेगा। तो इसमें आपका ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा इंक्रीज करेगा, क्योंकि जो ब्लड होगा वो वॉल के ऊपर क्या क्रिएट करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कराएगा एंड उसके वजह से क्या होगा, आर्टरी वॉल का ब्रेकडाउन भी हो सकता है। अब बच्चों देखो, अब दूसरे और चीजों में बात करेंगे। वो चीज आपका क्या है, वो आपका है हाइपरटेंशन। वो आपका बेसिकली क्या है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन बेसिकली सेम रीजन की वजह से ही होता है। मान लो जो आपका आर्टरी वॉल है, मान लो आपका जो आर्टरी वॉल है या फिर आपका कोई ब्लड वेसल है, उस पे क्या हुआ, कैल्शियम, आपका जो फैटी टिश्यूज है, आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इस वजह से आपका ब्लड फ्लो अगर वहां से बहुत तेजी से हो रहा है तो वो ब्लड उस वॉल पे क्या क्रिएट करेगा, उस वॉल पे प्रेशर क्रिएट करेगा, जिस वजह से आपका ब्लड फ्लो, आपका ब्लड प्रेशर भी काफी ज्यादा हाई होगा। ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, काफी हाई हो जाएगा, विल इंक्रीज, ब्लड ब्लड प्रेशर विल इंक्रीज। पहले ब्लड प्रेशर आप कैसे मापते थे, ब्लड प्रेशर को आप बीपी भी लिख सकते हो। आप कैसे मापते थे ब्लड प्रेशर को, आप ब्लड प्रेशर को कैसे मापते थे, आप इसको सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर बाय डायस्टोलिक प्रेशर लिखते थे। सिस्टोलिक प्रेशर बाय क्या लिखते थे, डायस्टोलिक, बाय क्या लिखते थे, डायस्टोलिक प्रेशर लिखते थे। सिस्टोलिक प्रेशर बाय डायस्टोलिक प्रेशर वो कितना होता था, 120 mmHg बाय 80 mmHg, बाय क्या होता है, 80 mmHg। लेकिन अभी इस वजह से वो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर क्या चला गया, 140 बाय 90 mmHg, 140 बाय 90 mmHg वो चला गया है। जिस वजह से क्या हो रहा है, उसके वजह से क्या हो रहा है, आपके किडनी फेल्योर्स हो जा रहे हैं, आपके किडनी, आपके हार्ट, आपके ऑर्गन फेल्योर्स काफी दिख रहे हैं, आपके ऑर्गन फेल्योर्स काफी दिख रहे हैं। ये आपका हाइपरटेंशन होता है। यहाँ पे क्या हुआ जाता है, डॉक्टर्स के परमिशन या सजेशंस के लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत ज्यादा सीरियस इलनेस इस टाइम पे आपकी आ सकती है ड्यू टू किस वजह से, हाइपरटेंशन के वजह से। क्योंकि हाइपरटेंशन पे आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर इतना था और नॉर्मल प्रेशर पे इतना है, तो काफी डिफरेंस की वजह से आपके ऑर्गन्स फेल्यूर काफी ज्यादा हो सकते हैं यहाँ पे। अभी देखो नेक्स्ट हम जिस चीज पे बात करेंगे वो क्या है, नेक्स्ट हम जिस चीज पे बात करेंगे वो हमारा क्या है, हमारा हार्ट फेल्यूर है। बेसिकली वो हमारा क्या है, हार्ट फेल्यूर। अभी हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारा हार्ट फेल्यूर है। हार्ट फेल्यूर कैसे होता है बच्चों, ध्यान से देखो, हार्ट फेल्यूर कैसे होता है। हार्ट फेल्यूर इज द स्टेट, क्या है, हार्ट फेल्यूर, हार्ट फेल्यूर इज द स्टेट, हार्ट फेल्यूर इज द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट, ऑफ हार्ट व्हेन इट, जब वो क्या नहीं करता, डज नॉट पंप ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द बॉडी टिश्यू, डज नॉट पंप, does not pump blood efficiently, does not pump blood effectively और efficiently। effectively वो blood को क्या नहीं करता, पंप नहीं करता। effectively क्यों, क्यों वो ब्लड को ठीक से पंप नहीं करता, on the on the on fill up the need of the body tissue, on fill up the need, on fill up the need, fill up the need, fill up the need of body tissues, fill up the need of the body tissue। हमारे टिश्यूज में जितना जितना हमें ब्लड चाहिए उतना ब्लड वो पंप करके हमें दे नहीं पा रहा, हमारे बॉडी का जो चाहत है वो पूरा नहीं कर पाया, उस टाइम पे क्या हो सकता है, हमारे हार्ट फेल्यूर हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो तीसरे और चीज में क्या हम बात करने वाले हैं वो हमारे एरिथ्रोब्लास्टोसिस, क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस के ऊपर हम बात करने वाले। सबसे आसान चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस, किस चीज के ऊपर, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटैलिस, फिटैलिस के ऊपर हम बात करेंगे। देखो बच्चों ध्यान से देखो, मान लो जो मदर है, यहाँ पे हम मदर लिख रहे हैं, यहाँ पे हम फादर लिख रहे हैं और इधर हम क्या लिख रहे हैं, चाइल्ड लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, इधर हमने चाइल्ड लिखा, तो मदर जो है वो कैसी है, मदर मान लो
कि मदर है आपकी नेगेटिव, फादर आपकी पॉजिटिव है और आपका बच्चा जो है वो भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो ये वाला जो आपका सिचुएशन आता है ना बच्चों, ये वाला सिचुएशन, इसी सिचुएशन पे क्या होता है, आपके एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता है। क्यों होता है? अभी देखो, जो अगर हम फर्स्ट प्रेगनेंसी यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट प्रेगनेंसी और इधर हम क्या लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे सेकेंड प्रेगनेंसी। ठीक है, इधर हम क्या लिखेंगे, सेकेंड प्रेगनेंसी। अब देखो फर्स्ट प्रेगनेंसी पे क्या होएगा, यहाँ पे हमने एक प्रेग्नेंट लेडी बनाया हुआ है और यहाँ पे एक फीटस हमने ड्रॉ किया है। सेम इधर भी हम क्या बनाएंगे, एक प्रेग्नेंट लेडी बनाएंगे और इधर भी हम एक फीटस ड्रॉ करेंगे। तो इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास आता है एक फीटस आता है और इधर भी हमारे पास क्या आता है, एक फीटस आता है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात करें तो मैटरनल ब्लड जो है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मैटरनल ब्लड, यहाँ पे हमारे पास जो है मैटरनल ब्लड और इधर हमारे पास क्या है, फीटस। तो ये दोनों तो प्लेसेंटा से अलग है, तो इस वजह से दोनों एक साथ मिल नहीं पा रहे। तो इस वजह से क्या हुआ, फीटस ब्लड में, इस वजह से क्या हुआ, जो फीटस ब्लड जो था वो मम्मा का ब्लड से मिल नहीं पा रहा। तो फीटस ब्लड क्या होते हैं, आरएच पॉजिटिव है, फीटस ब्लड आरएच पॉजिटिव है और वहां पे मम्मा क्या है, आरएच नेगेटिव है। तो इनके अंदर जब वो मिल ही नहीं पा रहे, तो इनके अंदर कोई एंटीबॉडी बन ही नहीं पा रहा। तो जब पार्चुरेशन होगा उस टाइम पे थोड़ा सा फीटस का ब्लड जो होगा वो मम्मा के ब्लड से मिल जाएगा। तो उस टाइम पे वहां पे क्या क्रिएट होगा, एंटी आरएच फैक्टर क्रिएट हो जाएगा। तो वो चीज क्या होगा, जब सेकेंड प्रेगनेंसी आएगी, तब सेकेंड प्रेगनेंसी पे बेसिकली तो कोई भी चीज प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन जब सेकेंड प्रेगनेंसी आएगी तब प्लासेंटा को क्रॉस करके आईजीजी एंटीबॉडी जो है वो फीटस के पास पहुंचेगा। अभी आईजीजी एंटीबॉडी के पास क्या है, एंटी आरएच फैक्टर प्रेजेंट है, एंटी आरएच फैक्टर प्रेजेंट है और फीटस तो आपके आरएच पॉजिटिव है, तो उसके पास आरएच एंटीजन है। तो दोनों मिलके क्या कर सकता है, दोनों मिलके क्या कर सकता है, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन कॉज करवा सकता है। क्या कॉज करवाएगा, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन वो कॉज करवा सकते हैं, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन वो कॉज करवाएगा। अगर वो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन करवा रहा है तो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड हो जाएगा, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड होएगा, कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड होएगा और एरिथ्रोब्लास्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपके एरिथ्रोब्लास्ट बनते हैं वो खत्म होने लगेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होएगा। क्या होएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होएगा। इस वजह से क्या होएगा, सीवियर एनीमिया शोन होगा। इस वजह से ये जो फीटस बेबी था इसके पास क्या शो होएगा, सीवियर एनीमिया शो होएगा और इसीलिए बेबी का डेथ भी हो सकता है सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे। इसीलिए हमको क्या दे दिया जाता है, पहले से ही हमको रोगाम का वैक्सीन दे दिया जाता है, ताकि मम्मा के बॉडी पे नो एंटी आरएच फैक्टर, मम्मा के बॉडी में कोई भी एंटी आरएच फैक्टर और एंटी आरएच एंटीबॉडी जो है वो ना बने। इसीलिए हमको एंटी आरएच फैक्टर के मतलब एंटी आरएच एंटीबॉडी वैक्सीन आपको दे दिया जाता है। एंटीबॉडी वैक्सीन आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि मम्मा के बॉडी पे कोई भी आरएच फैक्टर मतलब मम्मा के बॉडी पे कोई भी आरएच जो एंटीबॉडी है वो ना बने, वो क्या ना बने, आरएच एंटीबॉडी मम्मा के बॉडी पे ना बने, मम्मा के बॉडी पे कोई भी आरएच एंटीबॉडी ना बने, कोई भी आरएच एंटीबॉडी ना बने, आरएच एंटीबॉडी ना बने, जिस वजह से आपके आरएच एंटीजन के साथ उसके एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन भी ना हो, ब्लड के आरबीसी का डिस्ट्रक्शन भी ना हो, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड भी ना हो, ताकि सीवियर एनीमिया भी ना शोन हो और बच्चा भी ना मरे और अच्छा एक नॉर्मल बेबी जन्म ले सके पार्चुरेशन के थ्रू। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोलते हैं। ये वाला जो सिचुएशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हमने यहाँ पे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के ऊपर बात की, हमने हार्ट फेल्यूर के ऊपर बात की, हमने और क्या क्या चीजें बात की, हाइपरटेंशन के ऊपर, एथेरोस्क्लेरोसिस के ऊपर, एंजाइना पेक्टोरिस के ऊपर भी हमने बात कर लिया और हमने एनीमिया के ऊपर भी बात की। तो बच्चों हमने यहाँ पे ब्रीफली सब चीजों को डिस्क्राइब किया, किस किस चीजों को, एनीमिया को, एंजाइना पेक्टोरिस को, एथेरोस्क्लेरोसिस को, हाइपरटेंशन को, हार्ट फेल्यूर को और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।